नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका बहुत स्वागत है। यहां आज हम देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी हवा चल रही है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे छूट रहा है। इस हफ्ते बहुत उठापटक हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो कौन आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया। और हम पिछले 3 हफ्तों से दोनों पार्टियां जो सबसे आगे चल रही हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इनके वोट शेयर, सीट शेयर और तमाम मूड जो मुद्दों को लेकर है, उस पर हम इन दोनों की प्रतिस्पर्धा देख रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी, कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, तो इनका क्या हो रहा है, किस तरह चल रहा है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। तो आज ये जो वोट मीटर है, ये उत्तर प्रदेश में कैसा चल रहा है, इसे हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये अब 3 हफ्तों की पूरी मूवमेंट यानी कि पूरी बदलाव आपको दिखाएगा कि कौन ऊपर जा रहा है और किसको चिंता करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने वोट मीटर पर जाएं, मैं आज की 3 बड़ी खबरें आपको बता देना चाहती हूं। आज की सबसे बड़ी खबर, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कोरोना गाइडलाइंस का पुरजोर उल्लंघन हुआ। वर्चुअल रैली के यहां पर लगाए गए थे पोस्टर और लिखा हुआ है वर्चुअल प्रेस वार्ता, लेकिन रैली देखिए कितने हजारों लोगों की है। और यहां पर अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य सब मौजूद थे। वर्चुअल रैली का बोर्ड लगाकर सब मौजूद थे वहां पर। और रैली बंद करने का जो चुनाव आयोग का आदेश था, उसकी आज धज्जियां उड़ गई लखनऊ में। अब प्रक्रिया चल रही है, कुछ एफआईआर रजिस्टर हो रहे हैं और स्थानीय पुलिस कुछ एक्शन ले रही है। इस पर जब भी कुछ होगा हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि वर्चुअल रैली में सब फिजिकल मिल रहे हैं और कोविड नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा। सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। 2 गज की दूरी शायद अब नहीं है जरूरी, क्योंकि नए साथी मिल रहे हैं राजनीतिक दौड़ में। आज की दूसरी बड़ी खबर, 26 जनवरी से पहले दिल्ली से श्रीनगर आतंक की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पास लावारिस बैग में 3 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। ये विस्फोटक पर टाइमर भी लगा हुआ था और किसी वक्त भी ये उड़ सकता था, लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने इस लावारिस बैग को पकड़ लिया और ये बम विस्फोट होने से बचा लिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एक केस भी दर्ज किया है। वहीं अमृतसर के अटारी बॉर्डर के पास 5 किलो विस्फोटक आरडीएक्स भी पाया गया है। तो क्या ये एक कोशिश थी 26 जनवरी से पहले यहाँ आतंक फैलाने की? सबसे बड़ा सवाल ये है। और सुरक्षा एजेंसियां जांच रही हैं कि क्या ये खालिस्तान फैक्टर हो सकता है। आज की तीसरी बड़ी खबर, देश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार चल रही है और डराने वाली रफ्तार में 24 घंटों में 2,64,000 नए मामले आए हैं। 315 लोगों की ओमाइक्रॉन के मामले में मृत्यु भी हुई है। ये आज की 3 बड़ी खबरें थी। दर्शकों, टाइम्स नाउ नवभारत का आज का हमारा वीकली सर्वे उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल बैरोमीटर है। हमारे
विश्वसनीय पोल से आप भी राजनीतिक विश्लेषक बन सकते हैं घर बैठे बैठे, लेकिन हम अपने सर्वे के बड़े नतीजे दिखाएं उसके पहले आज की उत्तर प्रदेश की दो सबसे बड़ी सियासी तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं। मकर संक्रांति के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित के घर खिचड़ी खाई। गोरखपुर के झुंगिया में अमृतलाल भारती के घर पर योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के महाभोज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दलित के घर योगी आदित्यनाथ के भोजन करने से बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की तस्वीर सामने रखी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी सेंध लगाने वाली पॉलिटिक्स से सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण पक्का कर लिया। आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी समेत बीजेपी के कई बागियों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन अखिलेश जब ये रैली कर रहे थे तो कोविड के नियम ही नहीं टूटे बल्कि चुनाव आयोग के निर्देशों की भी धज्जियां उड़ गईं। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक फिजिकल रैलीज पर रोक लगा रखी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वर्चुअल रैली के नाम पर नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा कर ली। लखनऊ प्रशासन की दलील है कि ये रैली बिना इजाजत हुई, इसे लेकर प्रशासन कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव क्यों पीछे रहते जब उन्हें अपने बाहुबली होने का मौका मिला और लोगों को दर्शाने का मौका मिला कि वो कितने आगे निकलते चले जा रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो चुनावी नेता चुनाव में कुछ भी करने को तैयार है इस वक्त, चाहे वो दलित के घर में भोजन हो, चाहे रैली हो, चुनाव आयोग की बैन के बावजूद। लेकिन जनता का मूड क्या है? टाइम्स नाउ नवभारत के वोट मीटर में क्या उभर कर सामने आ रहा है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं अब से थोड़ी देर बाद। टाइम्स नाउ नवभारत के इस हफ्ते के सर्वे में योगी आदित्यनाथ सरकार से 3 मंत्रियों के छोड़ने पर हमने सवाल पूछा जनता से। हमारा सवाल था कि क्या 3 मंत्रियों की पार्टी छोड़ने से बीजेपी को नुकसान होगा? हां कहा 67% जनता ने, यानी कि अधिकतर जनता मानती है कि बीजेपी को नुकसान हुआ है। नहीं कहते हैं 12% लोग और कुछ कह नहीं सकते 21% लोग। तो 12% लोग कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर इसमें जो कुछ नहीं कह रहे उनका भी 21% जोड़ लो तो वो कम है इस परसेंटेज से जो बता रहे हैं कि जी हां बीजेपी को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचेगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ सरकार में ओबीसी नेताओं की भगदड़ पर हमने इस हफ्ते के सर्वे में यह भी पूछा कि मंत्री विधायकों के बीजेपी छोड़ने से सबसे ज्यादा फायदा किस पार्टी को होगा। इसके जवाब आए बीजेपी को 2% लोग कहते हैं, 71% लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, बीएसपी को 6% लोग समझते हैं कि फायदा होगा, कांग्रेस को 18% और अन्य 3%। तो 71% लोग समझते हैं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी का स्टॉक मार्केट में भाव बढ़ता चला जा रहा है। 71% लोग समझते हैं कि समाजवादी पार्टी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। टाइम्स नाउ नवभारत का यह सर्वे साफ दिखा रहा है कि अपने यादव वोट बैंक के साथ गैर यादव ओबीसी का मोर्चा बनाने की अखिलेश यादव की कोशिशें इस वक्त तक बहुत कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं, ये कहना है आज के सर्वे में वोट मीटर का। तो टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में हमने एक और बड़ा सवाल पूछा कि योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर क्या होगा। सर्वे में हमारा सवाल था योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने के फैसले को कैसे देखते हैं आप। सही फैसला 57% लोग समझते हैं, गलत फैसला 24% लोग, कुछ कह नहीं सकते 19% लोग। तो अधिकतर लोग यानी कि 57% लोग समझते हैं कि यह फैसला सही है, अयोध्या से लड़ना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। इसके बाद एक और सवाल हमने पूछा और नवभारत का ये सर्वे साफ तौर पर दिखा रहा है कि बीजेपी का ये अयोध्या दाम
कामयाब हो सकता है। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले चुनाव में योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इसका असर राज्य के 80% हिंदू वोटर्स पर हो सकता है, तभी तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये 80-20 का चुनाव है। अब एक और सवाल जो हमने पूछा जनता से वो ये था कि उत्तर प्रदेश में किसको कितने प्रतिशत वोट मिलेगा। ये जो निकल कर आ रहा है 37.2% का वोट है बीजेपी का। समाजवादी पार्टी इस हफ्ते आगे बढ़ती हुई कम से कम 2% का इजाफा हुआ है। पहले दोनों पार्टियों में 4% का गैप था, अब ये घटकर 2% का हो गया है। तो बीजेपी 37.2%, समाजवादी पार्टी 35.1%, बीएसपी 12%, कांग्रेस 10 के करीब, अन्य 5.8। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच का फासला कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है और ये बीजेपी के लिए जरूर चिंता का विषय होगा। एक्सक्यूज मी। अब मैं आपको टाइम्स नाउ नवभारत का पिछला सर्वे भी दिखाना चाहती हूं। पिछले हफ्ते जब हमने सर्वे किया था तो वोट प्रतिशत क्या था? 39.4%, जो इस बार 37.2%। सो 2% से ज्यादा का लॉस हुआ है बीजेपी को और समाजवादी पार्टी कम से कम 1% आगे बढ़ी है। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए गेन है। कांग्रेस की वोट शेयर भी थोड़ी बढ़ी है, बीएसपी थोड़ी घटी है, अन्य 6.1 पर हैं, थोड़ा सा घटे हैं वो भी। तो जो बीजेपी का लॉस है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत का ये सर्वे साफ तौर पर दिखा रहा है कि वोट प्रतिशत के मामले में समाजवादी पार्टी बहुत तेजी से बीजेपी की बराबरी करने की कोशिश कर रही है। पिछले हफ्ते लगभग 5% वोटों का अंतर था दोनों के बीच, अब ये 2% तक का रह गया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हर सीट पर अब ऐसी प्रतिस्पर्धा होगी कि हल्का सा वोट स्विंग भी चुनाव का रिजल्ट बदल सकता है, सीटों में बड़ी भारी चेंजेस ला सकता है। और ये चुनाव इस हफ्ते हमें बता रहा है कि फोटो फिनिश तक जाने वाला है, क्योंकि हर सीट के लिए लड़ना पड़ेगा दोनों पार्टियों को। इसमें जो वोट काटने वाली पार्टियां हैं उनका क्या महत्व रहेगा, ये अभी थोड़ा साफ होना बाकी है। अब टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में आपने ये तो देख लिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को समाजवादी पार्टी कांटे की टक्कर देने की कोशिश कर रही है। आपको हम सर्वे में आ रही सीटों का एनालिसिस दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप सीटों के आंकड़ों को देखें इससे पहले आपको मुख्यमंत्री पद का पॉपुलर फेस देखना चाहिए। कौन है मुख्यमंत्री पद का सबसे पसंदीदा चेहरा? तो योगी आदित्यनाथ इस हफ्ते भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, तकरीबन 50%। पिछली बार यह नंबर 53% के करीब था, कुछ घटा है, लेकिन अब भी 50% जनता उन्हीं को फेवर करती है। तकरीबन 38% जनता फेवर करती है अखिलेश यादव को, 12% का दोनों में डिफरेंस है। मायावती 10%, प्रियंका गांधी 4% से कम, अन्य 1% से कम। सो कहीं ना कहीं टक्कर सिर्फ अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में है। योगी आदित्यनाथ अभी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और आइए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीटें क्या हुई। और सीटें अगर हम देखें तो अगर आप गौर फरमाएं तो सीटों में इस वक्त बीजेपी को कुछ थोड़ा सा नुकसान होता नजर आ रहा है। पिछली बार के अगर हम देखें उसके मुकाबले बीजेपी थोड़ी सी डाउन है। पहले 254 तक थी, अब 249 तक आ गई है। समाजवादी पार्टी 150 के करीब थी, अब 154 के करीब चली गई है। बीएसपी 8 से 14, कांग्रेस 8 से 14, अन्य 0 से 3। ये है
सारी पार्टियों का लेखा जोखा। 219 से लेकर 245 तक बीजेपी, 143 से लेकर 154 तक समाजवादी पार्टी। इसका मतलब यह है कि बीजेपी आसानी से बहुमत का आंकड़ा पाती दिख रही है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी इतनी जल्दी कैचअप करने की कोशिश करे तो क्या बीजेपी का पूरा प्लान चौपट हो सकता है? पता नहीं, आने वाले हफ्तों में पता चलेगा। पिछले हफ्ते हमारे सर्वे में किसको कितनी सीटें थी? 227 से 254, और अब बीजेपी है 219 से लेकर 239 तक, 49 तक, तो नीचे गिरी है और समाजवादी पार्टी का इजाफा हुआ है। बीएसपी, कांग्रेस लगभग उसी दौर में चल रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत का यह सर्वे बिल्कुल साफ कर देता है कि लड़ाई दो पार्टियों के बीच में है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, और यह लगातार 3 हफ्तों से यूपी के चुनाव के मूड को समझाने की कोशिश कर रहा है। तीनों हफ्ते में हमारे सर्वे में आई सीटों के आंकड़े आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देख लिए होंगे, और ये तीसरा हफ्ता है। अगर आप देखें तो पहले हफ्ते में 39 थे, 239 थे बीजेपी के, फिर 240 हुए, अब घट के 232 हो गए हैं। समाजवादी पार्टी 144, 143 और अब 148 पर है। तो बढ़त की राह पे चल रहा है समाजवादी पार्टी का ग्राफ, और थोड़ी सी नीचे आती हुई नजर आ रही है बीजेपी। क्या ये ट्रेंड सस्टेन होंगे? क्या ये अदला बदली होंगे आने वाले 7 दिनों में? अब ये देखना पड़ेगा, और इन सब सवालों का जवाब आज हम लेते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, घनश्याम तिवारी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं, और गजेंद्र सिंह सांखला नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूं घनश्याम तिवारी जी। घनश्याम तिवारी जी, जाहिर है कि जो 3 बड़े झटके लगे हैं, 3 मंत्री निकलकर योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट से शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी में, इसका खामियाजा बीजेपी भुगत रही है और इसका एडवांटेज मिल रहा है समाजवादी पार्टी को। लेकिन मैं पूछना यह चाहती हूं कि क्या ये ट्रेंड सस्टेन करेगा? क्योंकि पहले 2 हफ्ते में आपने देखा होगा, पहले जहां समाजवादी पार्टी थी उससे 1 सीट नीचे आई, अब 5 सीट ऊपर गई है। क्या आप सस्टेन कर पाएंगे इस पूरे ग्राफ को जो इस वक्त एडवांटेज समाजवादी पार्टी दिखा रहा है? नमस्कार नमिका जी, आपको, दर्शकों को और तमाम को पैनलिस्ट और साथ ही सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साझा प्रयास से देश और समाज खुशहाल बने, इस उम्मीद के साथ अपनी बात रखता हूँ। देखिए, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी, उसमें लगभग 50% MLA इनके सवर्ण जातियों के थे, अपर कास्ट के, और मात्र 23% इनके MLA OBC थे। इसकी तुलना में 40% वोट जो भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, उसमें से 40% OBC का वोट मिला था। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के OBC को उस समय भी ठगा था और पिछड़े वर्ग को लगातार ठगते रहे। जिस तरीके से ठाकुरवाद हावी हुआ और जिस तरीके से हर मंत्री ये कह रहा है कि उसको बराबर का सम्मान नहीं दिया गया, उसके अपने राजनीतिक मिशन को सम्मान नहीं दिया गया, और प्रदेश में जिस तरीके से चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, अल्पसंख्यकों से तो इनको नफरत ही है। तो जिस तरीके से उनसे इस सरकार ने उनसे अत्याचार किया, अन्याय किया, उसके चलते उत्तर प्रदेश का हर कोई जो कमजोर है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के केवल इन अपर कास्ट MLA की पार्टी बनके रह गई है। कुल मिलाकर के इनके पास 40 से 45 OBC MLA बचे हुए हैं। घनश्याम तिवारी जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहती हूं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं दारा सिंह चौहान जी इस वक्त बीजेपी के कैबिनेट में थे, बीजेपी सरकार के कैबिनेट में थे, अब शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ। दारा सिंह चौहान जी नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बीजेपी का कहना है कि आप टिकट के समय छोड़कर गए पार्टी क्योंकि आप चाहते थे, और बाकी के 3 मंत्री जो रिजाइन कर चले गए हैं, सब चाहते थे कि भाई
भतीजे परिवार वालों को भी टिकट मिले, वो मिलने नहीं वाला था बीजेपी से, इसीलिए आपने पार्टी छोड़ दी। और छोड़ी भी तब जब आपकी मंत्री पद और गाड़ी बंगला सब जाने वाला था, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी थी। ये बात कहां तक सही है और बीजेपी को आप क्या जवाब देंगे? देविका जी, पहले तो आप अपनी थोड़ा जानकारी में ले लीजिए याददाश्त को कि अभी मैंने आज समाजवादी पार्टी ने, मैं 16 तारीख को समाजवादी पार्टी में शामिल होऊंगा। 16 तारीख को आपको किसी ने आज बता दिया होगा, लेकिन मैं 16 तारीख को ही ज्वाइन करूंगा। लेकिन ये जो आप कह रही है, यही ट्रेंड पूरे मीडिया में चल रहा है कि 5 साल में जब जाने वाला है। आपकी जब फोटो आ गई अखिलेश यादव जी के साथ, आपका त्याग पत्र आ गया जो उसी भाषा में है जिस भाषा में आपसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लिखा, कोई कॉमा नहीं बदला, कोई लफ्ज नहीं बदला, कोई शब्द नहीं बदला, तो लोगों ने सोच लिया कि एक ही कार्यालय में सबकी चिट्ठियां बनी है, एक ही जगह पर सबकी फोटो है अखिलेश जी के साथ, तो एक ही पार्टी में सब शामिल हो जाएंगे। तो इसमें कोई सस्पेंस की बात तो है नहीं। अब नहीं, वो सूचना गलत है। आपने कहा जो ड्राफ्टिंग है अब आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। हम पिछड़े हैं, दलित हैं, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, लेकिन उसमें बहुत सारी उसको देखिए ज़रा सा ध्यान से तो आपको अंतर नज़र आएगा। इसके बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं 16 तारीख को समाजवादी पार्टी में मैं शामिल होऊंगा। लेकिन इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, आपसे बताना भी चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में जो कोलाहल मचा है इस पिछड़े दलित वोट को लेकर के, आप जानते हैं कि 2017 में तब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये बात आई कि सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे तमाम समाज के लोग थे जिनको लगा कि शायद सबका साथ ले रहेंगे तो सबका विकास भी करेंगे। साथ तो सबका लिया लोगों ने, लेकिन विकास कुछ लोगों का हुआ 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है। जिस ओबीसी समाज के लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। बड़े पैमाने पर दलित समाज के लोगों ने काम किया, साथ दिया। प्रदेश का जो बेरोजगार नौजवान थे इस आशा में कि हमें रोजगार मिलेगा, उसने समर्थन किया। इस प्रदेश का जो किसान था अपनी लहलाती फसल के लिए कि शायद आने वाले दिन में मुझे इसका लाभ मिलेगा, तो दारा सिंह चौहान जी, आप जो कह रहे हैं उसमें से 2 सवाल निकलते हैं। आपने कहा 5 साल आपने इंतजार की कि सबका साथ होगा, लेकिन सबका विकास नहीं हुआ। तो 5 साल लग गए आपको पता चलने में कि सबका विकास नहीं हो रहा। नायिका जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप हर दिन कोई नए डिबेट के साथ आती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे डिबेट को आप समाप्त कर देती हैं। तो 5 साल तक के पिछड़ा समाज बड़ी गंभीरता के साथ इंतज़ार करता रहा कि शायद सरकार कल हमारे हित पे फैसला करेगी, हमारे लिए काम करेगी। लेकिन 5 साल का वक्त गुजर जाने के बाद, मैं खुद कहता हूँ कि मैं जब से सरकार बनने के बाद प्रारंभ से ही मैंने इस बात को कहता रहा कि ये स्थितियाँ हैं कि जो पिछड़े समाज के लोगों ने पूरे मनोयोग के साथ, पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने के बाद जिस तरीके से लगा आखिर में कि अब हमारे हित में कुछ होने वाला नहीं है, पूरी तरीके से पिछड़े दलित, हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, चाहे किसान हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है, तब हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्यागपत्र दिया है। ठीक है, आपका ये भी सवाल आएगा कि 5 साल तक दारा सिंह चौहान जी, आपने कहा कि 4-5 लोगों का विकास हुआ। 4-5 लोग कौन हैं जिनका विकास हुआ? मैंने 4-5 की बात नहीं, मैंने कहा कुछ लोगों का, कि साथ तो सबका लिया गया लेकिन विकास कुछ लोगों का हुआ। यही मैं कहने जा रहा हूँ। आज
जो नौजवान है सड़कों पर अपने रोजगार के लिए घूम रहा है। आज वह किसान है जिसे जाड़े के दिन में अपने घर में रहना चाहिए, आज जानवर से बचाने के लिए, अपने फसल की रक्षा के लिए आज खुले आसमान में अपने खेत की रखवाली कर रहा है वो किसान। कितना पीड़ादायक है। आज वह नौजवान जो टीचर की भर्ती में आपने देखा कई महीनों से जाड़ा गर्मी बरसात में लाठी खा रहा है, उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ पिछड़े समाज के लोगों के साथ, ये भी आप जानते हैं। पर आपने तब तो त्याग पत्र नहीं दिया। समाज के लोग हैं, दलित समाज के। किसान आंदोलन चल रहा था, आपने तब तो दिया नहीं त्याग पत्र। आपने त्याग पत्र दिया जब किसान आंदोलन वापस हो गया। पहला सवाल। और दूसरा सवाल, आप आजमगढ़ से आते हैं। बीजेपी का कहना है कि जो छोटे किसान आप कह रहे हैं जिनको मदद नहीं मिली, बीजेपी कह रही है कि हमने किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे डाले हैं, हमने गरीबों के घर में राशन पहुंचाया है। तो क्या ये सब हुआ नहीं है? और ये सब जो है किसान आंदोलन खत्म होने के बाद आपको पता चला कि किसानों का शोषण हो रहा है? तो केवल सवाल किसान का ही नहीं है, नौजवान का भी है, पिछड़े समाज दलित समाज के लोग। आपने देखा, मैं जिस पिछड़े समाज से आता हूँ, जब ये उत्तर प्रदेश में तमाम जो पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, बड़े पैमाने पे बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया था, आज उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। इसलिए नहीं मिले कि उनकी संख्या बहुत है। मुझे बता दीजिए एक ऐसा काम जो 2012 से 2017 तक अखिलेश जी ने किया है पिछड़ों के लिए, गैर यादव पिछड़ों के लिए। देखिए मैं तो माननीय अखिलेश जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने पार्लियामेंट में से बात को रखा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश की पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश, देश की वैसे तो भारत सरकार का काम है, केंद्र सरकार का है, लेकिन उन्होंने कहा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पूरी तरीके से मैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की मैं गणना कराने का काम करूंगा। अभी तो ही नहीं पता है कि किस समाज के लोग की संख्या कितनी है। दारा सिंह चौहान जी, सवाल ये उठता है कि अगर आप मंत्री थे योगी जी के साथ, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में और बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी, अगर आप तब कुछ नहीं करवा पाए तो अब कैसे करवा लेंगे? नहीं, अब तो यही मैं कहा ना कि आने वाले दिन में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितने 5 साल में, इसका पहले भी जो उपेक्षित थे, ऐसे सारे लोगों को न्याय मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि 5 साल में कुछ नहीं कर पाए तो इसलिए 5 साल और मिल जाएंगे तब शायद कुछ कर लेंगे। चलिए, ये भी अच्छी बात है। दूसरा सवाल जो पूछना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, क्या आपको लगता है इसका फायदा होगा बीजेपी को? अब उसको जितना आप समझती हैं मैं नहीं समझ पाता हूँ, तो ये समझ में आता है आज पूरी तरीके से जो ओबीसी समाज के लोग हैं, पूरी तरीके से जो प्रदेश का बेरोजगार नौजवान है, अधिकारी कर्मचारी है, पूरी तरीके से वो किसान है जो आज ठंड की रात में अपनी फसल की रखवाली के लिए जानवरों से आज खेत में सो रहा है, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद होने जा रहा है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है। और एक आपने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने भाई दारा सिंह चौहान जी, आपके जाने से पहले मैं बस एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ। आज तक आप कौन कौन सी पार्टियों में रह चुके हैं, जरा हमारे दर्शकों को ब्यौरा दीजिए। मैं कहा कि मुझसे ज़्यादा ज्ञान आप रखती हैं, हर नेताओं के बारे में है, इस सबको आपको पता है। लेकिन जब जब अन्याय हुआ, जब जब पिछड़े समाज के साथ अन्याय हुआ, दलित समाज के अन्याय हुआ, निश्चित रूप से उन्होंने फैसला लिया। और यही नहीं तो आप बीएसपी में रह चुके हैं, बीजेपी में रह चुके हैं, अब जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, और आपको हर बार लगता है कि जहां आप जा रहे हैं वहां पिछड़ों का आदर होगा, बाकी जगह नहीं होता। मायावती जी भी नहीं करती आदर?
दलितों का? बहुजन समाज पार्टी को भी पिछड़े समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर वोट दिया था, लेकिन मैं कहता हूं अब आने वाले दिन में जो भरोसा है लोगों का, मैं आपसे सिर्फ एक चीज और पूछना चाहती हूं, पिछले 5 सालों में आपने कोई चिट्ठी लिखी योगी आदित्यनाथ जी को कि युवकों को नौकरी नहीं मिल रही, पिछड़ों का आदर नहीं हो रहा, किसानों को सही सहूलियतें नहीं मिल रही? कोई भी चिट्ठी 5 सालों में आपने लिखी या कैबिनेट के किसी मीटिंग में ये मुद्दे उठाए? नाविका जी, जब पिछड़े समाज के स्कॉलरशिप की बात कैबिनेट में उठी थी, उसके आगे आप चूँकि बहुत करीब हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में भी जानते हैं, उनकी सोच के भी करीब हैं, आप समझ सकते कि उस समय कैबिनेट में क्या हुआ था। जब ये बात आई थी कि पिछड़े समाज के जो सबसे बड़े पैमाने पर वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया था, आज सारे पिछड़े जो नौजवान बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में है, मेडिकल कॉलेज में, ITI पॉलिटेक्निक में है, BEd BTC करें, आज उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। आपसे किसानों के बारे में पूछती हूँ तो आप बच्चों पे चले जाते हैं, बच्चों के बारे में पूछती हूँ तो आप बेरोजगारों पर चले जाते हैं। गौरव भाटिया बीजेपी के हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उनका आपने उनका कहना है कि आपको तो पूरा सम्मान मिला था। जी, कोई पत्र लिखा आपने योगी जी को? सम्मान तो बहुत मिला था। अगर ये मुझे रहता कि शायद ये निर्णय लेना पड़ता तो मैं पहले से पत्र की श्रृंखला खड़ी करता। नहीं, जिस समाज के मैं रहने वाला, अच्छा, मैं तो बताया, तो गौरव भाटिया जी, दारा सिंह जी ने एक बार भी 5 सालों में कोई दिक्कत नहीं बताई योगी जी को, ना पत्र से ना अदरवाइज, लेकिन 5 साल होने के बाद उन्हें लगता है कि आपकी पार्टी सही नहीं है, समाजवादी पार्टी सही है। क्या कहेंगे आप दारा सिंह जी को? मैं दारा सिंह जी को इतना ही कहूंगा कि आपने इनसे एक सवाल किया, आप किस किस पार्टी में पहले थे और कहाँ रहे हैं। शायद दारा सिंह जी को अपना ही अतीत अच्छा नहीं लगता, ये बता नहीं पाए कि इससे पहले वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी में शायद जाने की बात कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा दारा सिंह जी, मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ, ऐसे तो आप खुद हमारे मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, आपको पता होगा। क्या ये सत्य नहीं है कि OBC को संवैधानिक दर्जा देने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इससे पहले तो था नहीं। दारा सिंह जी, जो एग्ज़ाम होते हैं ना मेडिकल सीट के लिए, उसमें केंद्र की सीटें होती हैं, उसमें आरक्षण नहीं था पिछड़ी जातियों के लिए, वो भी किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ दारा सिंह जी, तो 28 लोग पिछड़ी जात के उसमें सम्मिलित हुए और 12 शेड्यूल कास्ट थे, 8 शेड्यूल ट्राइब थे। और जहां आप जा रहे हैं ना दारा सिंह जी, ये जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, नाविका जी, मेरे हाथ में एक मैनिफेस्टो है, ये उसी पंचर साइकिल का है जहां दारा सिंह जी शायद जाएं, या हो सकता है आपके कार्यक्रम में इनका अंतरात्मा जागे और ये ना जाएं, अब पता नहीं है। इसमें इन्होंने वादा किया समाजवादी पार्टी ने कि 17 पिछड़ी जातियां हैं जिनको SC कोटे से हम आरक्षण देंगे। ये कभी पूरा नहीं किया उन्होंने और ये ठगते रहे। अब उस ठगू पार्टी में आप जाने वाले हैं। आप मुझे ये बताइए कि ऐसी पार्टी में आप क्यों जाना चाहते हैं जिसमें आजम खां वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, बहुत अच्छे से आपको बता दूं, उन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब को कहा था वो भूमाफिया हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? किसानों की बात आप कर रहे थे, आपके त्यागपत्र में भी थी। जवाब दीजिए दारा सिंह जी, आपको पता है? दारा सिंह जी जवाब दीजिए। उन्होंने किसानों की जमीन हड़प ली है।
भाटिया जी, कभी आप जानते, आप भी कभी वही ताल्लुक आप रखते थे जिस पार्टी की बात, पंचर साइकिल की बात करते थे। मैं वो बहुत सारी बात को मैं नहीं कहना चाहता हूँ, कितने करीब थे आपके परिवार के लोग, कितने करीब थे समाजवादी पार्टी के, राज्यसभा में थे, आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नहीं बनी है, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया। और संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद भी आज पिछड़ों के हालात में कौन से बदलाव हो गए? यही संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद यही हालत है कि जो पिछड़े समाज का जो आरक्षण होना चाहिए टीचर की भर्ती में, आज उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और नेशनल बैकक्लास कमीशन के बार-बार पत्र लिखने के बाद मिलने के लिए कितने साल लगे? आरक्षण पूरा नहीं हो पा रहा है। जी, आरक्षण मिलने के लिए कितने साल लगे, इसका तो ब्यौरा दे दीजिए। कितने साल लगे आरक्षण मिलने के लिए? अब आपको आरक्षण मिल गया और उसको संवैधानिक घोषित कर दिया, तो आपको लग रहा है कि ये भी कम है? नहीं, संवैधानिक दर्जा तो मिला, लेकिन इसके बाद में कहा अभी जो टीचर की भर्ती में जिस तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के तमाम पत्राचार के बावजूद कि उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार चेती नहीं। आज कई महीनों से सड़कों पर जो जाड़ा गर्मी बरसात में लाठी खा रहे हैं, आज अपने आरक्षण की बात करें कि हमारा आरक्षण पूरा होना चाहिए, यह अन्याय नहीं तो क्या पिछड़ों के साथ है? दलितों के साथ अन्याय नहीं तो क्या? एक सवाल पूछूं, आप साथी हैं, एक सवाल पूछूं। दारा सिंह जी, आज सारे दर्शक एक बात पूछ रहे हैं, 5 साल आप मंत्री रहे, दारा सिंह जी, एक बार कोई तिथि बताइए जब कैबिनेट बैठक में आपने एक कोई मुद्दा उठाया हो और यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने उस पे कहा हो कि नहीं ये कार्य नहीं होना चाहिए। कोई भी तिथि बता दीजिए, कोई पत्र दिखा दीजिए कि ये मुद्दा आपने उठाया। बाकी मैं आपको फिर वो काम बताऊंगा जो योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं। कोविड के संकट में 22 करोड़ टीके से लेके स्वास्थ्य बीमा योजना में 6 करोड़ 51 लाख लोगों को बीमा देना, शौचालय 2 करोड़ 61 लाख बनाना उत्तर प्रदेश में। नहीं, दारा सिंह जी, आप बताइए कोई भी ऐसा मुद्दा जहां आपकी बात सुनी ना गई हो, कोई एक ऐसा मुद्दा आपको याद पड़ता है? गौरव भाटिया जी, कई बार जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो उचित फोरम था, मैं आज नहीं कई सालों से इस बात को कह रहा हूं कि स्थितियां ये हैं, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। इस पिछड़े समाज के लोगों ने पूरी शिद्दत और पूरी ताकत की ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। कई बार चीज़ें में अब बहुत सारी बातें जो तो फिर आप समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी गए, बीएसपी से बीजेपी आए, बीजेपी से वापस समाजवादी पार्टी चले जा रहे हैं 16 तारीख को, तो कोई क्या कह सकता है? एक चिट्ठी नहीं, एक ऑब्जेक्शन नहीं कभी, लेकिन दूसरी तरफ का खेत ज्यादा हरा नजर आता है, हरियाली वही नजर आती है जहां आदमी गया ना होता। तो कि जिस तरीके से आप सर्वे का आंकड़ा बता रहे, तो मुझे सब पता आपके बारे में है, सब कुछ पता है। जब आंकड़ा बता रहे जो गरीब में है ना, आप उनसे जाके पूछिए कि क्या स्थिति पूरे प्रदेश की है। आने वाले दिन में आपको पता चल जाएगा इसी चैनल पर कि क्या होने वाला है। चलिए, हम भी अपना ट्रैकर और वोट मीटर जारी रखेंगे और आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे, दोबारा आपसे पूछेंगे और लोग अपना सेंटिमेंट हमें बताते रहेंगे। दारा सिंह जी, आपको शुभकामनाएं, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये खोलना चाहती हूं डिबेट और मैं पूछना चाहती हूं सबसे पहले आशुतोष जी से। आशुतोष जी, कोई चिट्ठी नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ऐसी स्कीम नहीं जिस पर उनको स्पेसिफिकली प्रॉब्लम हो, बस एक डायलॉग है कि पिछड़ों के साथ उन्होंने सही नहीं किया। तो क्या आप समझते हैं कि ये हवा की प्रॉब्लम है, ये टिकट बांटने की जो प्रक्रिया है उसकी प्रॉब्लम है, या आप सचमुच समझ रहे हैं कि जनादेश खिसकता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि आपका जो ट्रैकर है वही सवाल का जवाब दे रहा है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2 से
2% खिसक रहा है और 37.2 एंड 35.1 अगर नेक टू नेक लड़ाई चल रही है तो ये जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं उनको इस बात का उनको ये लगता है कि शायद उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर या उस प्लेटफॉर्म के टिकट पर जीतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूं, मैं आपका ध्यान कांशीराम जी की तरफ दिलाना चाहूंगा। कांशीराम जी बार बार कहते थे और सैकड़ों बार उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि किस पार्टी के साथ में जाके सरकार बनाऊं, मेरे लिए मैटर ये करता है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हमारी भागीदारी जो भी पार्टी दे सकेगी हम उसके साथ जाएंगे। और कांशीराम इस मामले में बहुत खुलकर उन्होंने कहा था। अब ये जो हिंदुस्तान का जो दलित तबका है, हिंदुस्तान का जो अति पिछड़ा तबका है, उसने देख रखा है कि इस देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनके साथ न्याय नहीं करती, उनके साथ सिर्फ टोकनिज्म करती हैं। तो जाहिर सी बात है जहां पे उनको बार्गेनिंग में ज्यादा बेहतर मिलेगा वहां पर वो जाएंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे बहन मायावती जी की पार्टी से ज्यादा प्रॉमिस उनको नजर आता है गैर यादव ओबीसीज का होगा समाजवादी पार्टी पर। शांतनु गुप्ता जी, क्या ये जमीनी सच्चाई है या फिर ये वही बात है कि इस वक्त कुछ हवा चल रही है अखिलेश यादव के तरफ और कुछ बीजेपी का वोट शेयर घट रहा है और शायद बीजेपी ने अपने अलायंस पार्टनर उतने संभाल के नहीं रखे जैसे रखना चाहिए था? देखिए, आशुतोष जी ने खुद एक पार्टी ज्वाइन करी है, छोड़ी है, तो उनको शायद समझ इस बात की। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये चुनावी समीकरण है, इसकी वजह से वो निकले हैं। बार्गेनिंग है, इसकी वजह से जो नहीं हो पाई किसी पार्टी में, कोई ज्वाइन करता है छोड़ता है, इसलिए निकले हैं, ना कि दलित पिछड़ा और वो सब के कारण होता है। तो ये आशुतोष जी की बात से मैं भी एग्री करता हूँ, चुनावी समीकरण की वजह से निकले हैं, बार्गेनिंग नहीं हो पाई इसलिए निकले हैं। और उनको इस बात का एक्सपीरियंस भी है पार्टी ज्वाइन करने छोड़ने बार्गेनिंग का। देखिए वो अलग बात है। यहाँ पे हमें सबको पता है कब छोड़ा इन्होंने। 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में भाजपा बिल्कुल ठीक थी। 22 के जनवरी के शुरू तक भाजपा बिल्कुल ठीक थी। भाजपा की पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी दिल्ली में, टिकट डिसाइड होने शुरू हुए और वहां इन्होंने छोड़ना शुरू करा। तो आशुतोष जी के बाद वो ठीक है, बार्गेनिंग नहीं हो पाई कि भाई मेरे चाचा को, भाई को, बीवी को, चाचा को सबको टिकट दे दो, नहीं मिल पाया, डील नहीं हो पाई। डील यहाँ पे मिल गई तो वो अच्छी डील के लिए चले गए। तो ये डील 1 वर्सेस डील 2 है मेरे ख्याल से। देखिए इस तरह के पॉलिटिशियन होंगे हर समय। कुछ पॉलिटिशियन होंगे जो मिशन के लिए काम करेंगे, आइडियोलॉजी के लिए काम करेंगे, कुछ मिशन होंगे जो करियर के लिए काम करेंगे। और भाजपा भी कुछ ऑर्गेनिक टैलेंट को ग्रो करेगी, कुछ बाहर से लेगी। तो मेरे ख्याल से आता रहेगा ये, लेकिन चुनाव का कोर नहीं है राधिका जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसकी न्यूज वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी इलेक्टोरल वैल्यू नहीं है। न्यूज वैल्यू ज्यादा, इलेक्टोरल वैल्यू कम है। गजेंद्र संखला जी, क्या आप शांतनु गुप्ता जी की बात से सहमत है कि न्यूज वैल्यू ज्यादा है, इलेक्टोरल वैल्यू कम है, जबकि दिख रहा है कि कुछ वोट शेयर कम हुआ है बीजेपी का, कुछ सीटें भी कम हुई है? और अगर देखा जाए तो ये पूर्वांचल का इलाका है जहां की ये कंपटीशन चल रही है, जहां पिछली बार अखिलेश की पकड़ अच्छी थी और वो इसको इस वक्त कम से कम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको और मजबूत बना रहे हैं। नाविका जी, देश का ये बहुत बड़ा भाग्य है। देश के अंदर जो सरकार चल रही है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश के, वो मूल मुद्दों से भटक रही है और वो आज भी ये समझती है कि देश के अंदर मूल मुद्दों से भटक करके हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांट करके जैसे हमने पहले लोगों को बेवकूफ बनाया है वैसे हम बेवकूफ बना देंगे। देखिए, काठ की आंधी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती, ये मारवाड़ी में कहावत है। शांतनु जी का अपना तर्क होगा, लेकिन जिस तरह की बात सामने आ रही है और शांतनु जी की बात का ही एक सार में निकालता हूं, इसका मतलब बीजेपी का अंदर से यार 100, 125, 150 टिकटें चेंज हो रही है। इसका मतलब 100, 150 एमएलए छोड़ के जाएंगे। इसका मतलब तो ये तय हो गया। तब 3 मंत्री चले गए, 10 के आसपास एमएलए चले गए और भी टिकटें कट रही है। तो अगर धरातल पर जीते हुए एमएलए छोड़ करके जा रहे हैं, क्या इसका मतलब वो आपके साथ थे तब उनके पास जनाधार था और आपसे हटते ही जनाधार समाप्त हो गया? हकीकत ये है कि पार्टी देश के मुद्दों से भटक रही है। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, गौरव भाटिया जवाब दीजिए, क्योंकि ये तो सच्चाई है जो ट्रैकर में नजर आ रही है। ट्रैकर में नजर आ रही है कि कहीं कहीं किसी रीजन में आपको नुकसान हो रहा है पिछले 1 हफ्ते में। तो क्या आपने आंखें मूंद लेनी और कहना है कि ये सारे सर्वे
गलत हैं, या आप समझते हैं कि इस हफ्ते कम से कम जो एडवांटेज है वो अखिलेश यादव के पास चला गया? नाविका जी, सर्वप्रथम तो आपने ये नहीं बताया दर्शकों को कि आपका जो ये सर्वे है इसका सैंपल साइज क्या है नाविका जी। तो अगर वो पता चल जाता तो मैं और बेहतर टिप्पणी 22,000 लोगों से लिया है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। नाविका जी, देखिए आप बड़ी ही प्रख्यात एक पत्रकार हैं, आपका चैनल जो है सुप्रसिद्ध है। ये आपके चैनल के मैं 2 आंकड़े पेश कर रहा हूं दर्शकों तक। 2019 के चुनाव में एग्जिट पोल हुआ टाइम्स नाउ का, हमें सीटें दी गई 27 और उस वक्त महागठबंधन एक बना था, उसको दी गई 51, हमारी आई 64, उनकी आई 15। 2017 का टाइम्स नाउ का ही ओपिनियन पोल हमें दे रहा था 202 सीटें, आई 325, 312 भारतीय जनता पार्टी की। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कई बार चूक हो जाती है, चाहे कितना ही बड़ा चैनल क्यों ना हो। आज सवाल ये है कि आज जो कोविड वायरस को फैलाया है, नया वेरिएंट समाजवादी पार्टी का आया, वर्चुअल रैली नहीं थी, वायरस रैली थी, वो भी जनता ने देखा है। अभी आपका अगला जब सर्वे आएगा तो आप देखेंगी कि इस गैर जिम्मेदार पार्टी को कैसे झटके लगते हैं। और दूसरी बात, अगर आना जाना ही सब कुछ होता तो आप मुझे ये बताइए, 2017 में सपा और कांग्रेस एक साथ आई थी, कुल मिला के 55 सीटें आई इन लोगों की, सरकार हमारी बनी। 2019 में लोगों को ये कहने लगे अरे हम जीतेंगे, महागठबंधन हो रहा है, एसपी भी बीएसपी साथ आई, लेकिन उसका असर नहीं हुआ, 15 सीटें आई। इसलिए जो विकास का काम हमने किया है, डबल इंजन की सरकार है। हमारे पोल सर्वे से लेकर आपकी वायरस रैली हर चीज कटघरे में है। मैं तो इतना जवाब दे सकती हूँ, जी हाँ, ये सर्वे मैं खुद नहीं जाकर करती, ये सेफोलॉजी के एजेंसीज हैं और हम वीटो के साथ कर रहे हैं। पिछली बार का जो वो सी वोटर का था। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कई बार ओपिनियन पोल्स गलत हुए हैं, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बिल्कुल पूरी विनम्रता से ये कह सकती हूं कि कई बार ओपिनियन पोल गलत भी साबित होते हैं, लेकिन ये ट्रैकर है, ये सिर्फ मूड दिखा रहा है इस वक्त। नंबर अगर छोड़ भी दें तो आप देखेंगे कि सरकार हमारी बन रही है आपके ट्रैकर के हिसाब से। बीजेपी हो, देखना पड़ेगा अगले हफ्ते शायद मूड आपके साथ हो, आप भी 2-4 तोड़ कर लें तो शायद एडवांटेज वापस बीजेपी के पास चला जाए। पर इस वक्त घनश्याम तिवारी, सवाल ये उठता है कि वायरस रैली आपने की, चुनाव, आप हमेशा संविधान की कसम लेते हैं, कहते हैं बीजेपी तोड़ती है संविधान, लेकिन आज चुनाव आयोग के सारे कहे गए उनके जो कमांडमेंट्स थे उनको आपने तोड़कर रैली की। ये क्या प्री इलेक्शन रिजल्ट सेलिब्रेशन है या ये एक नजारा है कि कुछ भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता? देखिए, उससे पहले मैं एक बात पर आपत्ति दर्ज करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं और एक बयान आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यह योगी आदित्यनाथ को सदन में इस तरह बोलने की अनुमति देकर भाजपा क्या संदेश देना चाहती है? यह वही व्यक्ति है जिन्होंने गोरखपुर में सांप्रदायिक हिंसा को उकसाया था। यहाँ तक कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी चाहता है कि उन्हें सदमे का सामना करना पड़े। अगर भाजपा सांप्रदायिक हिंसा के बारे में इतनी ही चिंतित होती तो वह मुजफ्फरनगर के सांसद राजीव बालियान को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाती। ये बयान किस ठग ने दिया था? बार बार समाजवादी पार्टी के बारे में इस तरह के अपशब्द कहने वाले लोग स्वयं सबसे बड़े ठग हैं। ये बयान गौरव भाटिया ने 14 अगस्त चलिए ठीक है, अगर चुनाव आयोग कहता है तो ये बात आपकी अगर मान भी ली जाए तो मुझे बताइए कि क्या वायरस रैली जो आपने करी वो क्या जानबूझकर करी? क्या वो सही था, हाँ या ना? मेरे पास समय की कमी है, इसमें 2 ही चीजें हो सकती है, या हाँ या ना। जो स्वयं ठग हो उन्हें नहीं, मेरे पास समय कम है, इस्तेमाल करने से रुकना चाहिए।
जो स्वयं ठग हो उसको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से रुकना चाहिए। ये एक प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म अरे जमानत जब्त हुई थी तुम्हारी, 18वें नंबर पे आए थे लोकसभा चुनाव में। नहीं करना चाहिए। जो सवाल पूछा है वारिस पार्टी के वारिस प्रवक्ता, उस पर उत्तर दो। व्यक्तिगत टिप्पणी करने उत्तर प्रदेश ये बताओ, लोकसभा के का चुनाव लड़े, 18वें नंबर पे आए। बहुत दिलचस्प होते चले जा रहे हैं। अगर आप आज सवाल पब्लिक का शो पर देखेंगे तो कितनी प्रतिस्पर्धा, कितना डिबेट, कितने आरोप प्रति आरोप हो रहे हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये इसलिए हो रहा है, तापमान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच का फासला कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते 4 परसेंटेज पॉइंट्स का फासला था दोनों पार्टियों में, बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में। इस हफ्ते ये घटकर 2% का हो गया है, यानी कि हर सीट पर कुछ नया हो सकता है। सस्पेंस जारी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो हम लेकर आएंगे अपने हर हफ्ते का वोट मीटर आपके लिए हर शुक्रवार, और हर शुक्रवार देखेंगे कि ये वोट परसेंटेज और इसका जो असर होता है सीटों पर ये कितना रहेगा, कौन आगे बढ़ेगा, योगी आदित्यनाथ, कौन उन्हें चुनौती देगा, अखिलेश यादव, कितना कौन किसको पछाड़ सकता है। सारी बात इसी की है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव बस इसी सवाल का जवाब ढूंढता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पब्लिक का शो पर लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।